विद्यार्थियों, हम आपके साथ एक बार पुनः उपस्थित हैं आपके अपने चैनल टोटल साइंस सॉल्यूशन पर। यहाँ हम देखेंगे अध्याय 5 जो आपका जैव प्रक्रम है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ पर लेकर आए हैं। आप भी हमारे साथ देखें और इन नोट्स की सहायता से आप इस अध्याय को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे जैव प्रक्रम क्या होता है, तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। यह सभी जो कार्य हैं यह जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं पोषण। पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है, जैसे स्वपोषी पोषण होता है और विषमपोषी पोषण होता है। इसी के आधार पर स्वपोषी जीव होते हैं और विषमपोषी जीव होते हैं। तो स्वपोषी पोषण क्या कहलाता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। और विषमपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। इसके उदाहरण हैं मानव व अन्य जीव, और स्वपोषी पोषण के उदाहरण हैं हरे पौधे। अब स्वपोषी पोषण को और हम आगे समझते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है इसे भी हम देखते हैं। तो यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप समीकरण देखें, 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो C6H12O6 + 6O2 + 6H2O का निर्माण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं और जल। स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, जैसे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इस प्रकार से होती है, यह घटनाएं होती हैं। रंध्र क्या होते हैं? तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। तो रंध्र के मुख्य कार्य हैं गैसों का आदान प्रदान करना और बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करना। यह रंध्र का चित्र है, आप देख सकते हैं, सरल चित्र है। इसमें आप नामकरण भी कर दें, सहायक कोशिका है, अधिचर्म कोशिका है, द्वार कोशिका है और रंध्र छिद्र है। यह चित्र रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और बाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। विषमपोषी पोषण। अब यहाँ देखें विषमपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है। तो प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण, यह विषमपोषी पोषण के प्रकार हैं। प्राणी संपोषण या होलोजोइक क्या होता है? इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। इसके उदाहरण हैं अमीबा और मानव। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सले गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण होगा फफूंदी और कवक। परजीवी पोषण, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण है अमरबेल, जूं और फीता कृमि। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है। तो अमीबा में पोषण इस प्रकार से होता है। अमीबा का चित्र यहाँ पर दिया गया है, इसमें केंद्रक होता है। अब अमीबा के सामने जब खाद्य कण आता है तो इस प्रकार से एक कूटपाद बन जाता है, खाद्य रिक्तिका बन जाती है। खाद्य रिक्तिका में जो भी खाद्य कण है वह पहुँच जाता है, खाद्य रिक्तिका बंद हो जाती है और अमीबा के शरीर के अंदर भोजन पहुँच जाता है। जैसे हम देखें भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है, खाद्य रिक्तिका बनती है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है। पैरामीशियम में किस प्रकार से पोषण होता है? तो पैरामीशियम इसमें पक्षाव कोशिका पूरी तरह सतह को ढके होते हैं। भोजन एक विशेष स्थान से ही ग्रहण किया जाता है।
अब देखते हैं मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्क्षेपण होता है। आहार नाल मूल रूप से मुँह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। यहाँ आप जैसे देखें, भाग पहला है मुँह, दांत, जिह्वा और लार ग्रंथि। यह मुँह के भाग हैं। मुँह के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? तो भोजन का अंतर्ग्रहण करना, भोजन को चबाना, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना और लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च, लार, एमिलेस, एंजाइम, माल्टोस, शर्करा, यह सब लार में होते हैं। तो इस प्रकार से मुँह का कार्य। भोजन गिरस्का, आगे भोजन गिरस्का में जाता है। मुँह से आमाशय तक भोजन गिरस्का की क्रमानुकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है और गिरस्का की मांसपेशियों का संकुचन और संतलन होता है। इस प्रकार से भोजन शरीर में अंदर धकेला जाता है। यहाँ हम चित्र देख रहे हैं आहार नाल का। इसके मुख्य भाग यहाँ पर दिए गए हैं। जिह्वा, मुख या मुख गुहा, आगे गिरस्का, गिरस्का के द्वारा भोजन आमाशय में पहुँचता है, फिर क्षुद्रांत में, वृद्धांत में, और जो भी अपच पदार्थ होता है उसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और भी जो सहायक अंग हैं पाचन में, यकृत, पित्ताशय जो पित्त का भंडारण करता है, पित्त नली, और अग्नाशय या परिशेष का। इस प्रकार से मानव पाचन तंत्र बनता है। इसे आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल चित्र यहाँ पर दिया गया है। इस चित्र को भी आप तैयार कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे हम पहुँचते हैं आमाशय। आमाशय में क्या कार्य होता है पाचन से संबंधित? तो जो जठर ग्रंथियाँ हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा इसे स्रावित करती हैं। पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायता करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अब आगे देखते हैं क्षुद्रांत। क्षुद्रांत के क्या कार्य हैं? तो आंतरस, आंतरस जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन्हें परिवर्तित करता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में आंतरस परिवर्तित करता है। दूसरा है यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है। यकृत पित्तरस और पित्त लवण। वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में एमल्सीकरण या छोटी गोलिकाओं के रूप में हो जाता है पित्त लवण के द्वारा। अगला है अग्नाशय। यह अग्नाशय रस का श्रवण करता है। एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेस एंजाइम अग्नाशय रस के रूप में होते हैं। तो प्रोटीन, वसा और स्टार्च, इनका परिवर्तन आप देख रहे हैं। प्रोटीन का पेप्टोन्स में, वसा का वसाम्ल में और स्टार्च का ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है। दीर्घरोम क्या होते हैं? दीर्घरोम आंत के अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं। इन्हें विलाई भी कहते हैं। दीर्घरोम को विलाई भी कहा जाता है। अब देखते हैं वृद्धांत। वृद्धांत का कार्य होता है जल का अवशोषण, वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। श्वसन, अगला जो जैव प्रक्रम है वह है श्वसन। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, यहाँ हम देखें जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 जिसमें 6 कार्बन है कोशिका द्रव में। अब यहाँ 3 कार्बन, पायरूवेट प्लस ऊर्जा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस प्रकार से इसका विखंडन होता है ग्लूकोज का? तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा बनती है जैसे ईस्ट या किण्वन, और ऑक्सीजन का अभाव में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है हमारी पेशी कोशिका में। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, यह माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया होती है। अब श्वसन के बारे में आगे देखें हम। श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। यह कोश का द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 36 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वायवीय श्वसन मानवों में होता है। इसका उदाहरण है अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कुछ का द्रव में होता है। कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके द्वारा 2 ATP ऊर्जा ही उत्पन्न होती है। इसका उदाहरण है ईस्ट। मानव श्वसन तंत्र के अंग हैं नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली, श्वसनी, श्वसनिका, फुफ्फुस या फेफड़े, कूपिका कोश और रुधिर वाहिकाएं। आप यहाँ पर देखें मानव श्वसन तंत्र का चित्र दिया हुआ है। आप इस प्रकार से इस चित्र को बना सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। मानव श्वसन क्रिया आगे दी गई है। अंतःश्वसन, उच्छ्वसन। अंतःश्वसन क्या होता है? इसे हम अंतर के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। तो अंतःश्वसन के दौरान वृक्षीय
जो बक्षीय गुहा है वह फैलती है, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं, बक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है। जबकि वक्षासन में बक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं, बक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु या कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के बाहर हो जाती है। अंतःश्वसन, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना है। उच्छ्वसन, फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना है। स्थलीय श्वसन या स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कूपिका, रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान इस प्रकार से होता है जैसे वायु ऑक्सीजन से समृद्ध कूपिका द्वारा रक्त वाहिका में पहुंचती है तो ऑक्सीजन आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन ऊतक में होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, यहाँ हम देखें जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है तो धमनी द्वारा ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंचती है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ऊतक में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, यह भी ऊतक में होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त में विसरण किस प्रकार से होता है, यह सारी क्रिया आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। अब संवहन, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार से हैं जैसे हृदय, रक्त नलिकाएं, धमनी व सिरा, वहन माध्यम, रक्त व लस्क, यह मानव संवहन तंत्र के मुख्य भाग होते हैं या अंग होते हैं। अब हम देखते हैं रक्त संवहन तंत्र का मुख्य घटक है। ठोस अवयव रुधिर कणिकाएं होती हैं और द्रवीय अवयव प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और अजैविक होते हैं खनिज तत्व। रुधिर कणिकाएं होती हैं 3 प्रकार की, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती हैं। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोगमुक्त करने में सहायक होती हैं। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। अब रक्त वाहिका, धमनी और सिरा रक्त वाहिकाएं हैं। तो धमनी को पहले हम समझते हैं। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। इसका अपवाद है फुफ्फुस धमनी, यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का वहन करती है। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, बाल्ब नहीं होते, ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। जबकि सिराएं विभिन्न अंगों से अनॉक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। इसका अपवाद होता है फुफ्फुस सिरा। सिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है, बाल्ब होते हैं, ये सतही होती हैं। यह धमनी और सिरा में अंतर है, इसे अंतर के रूप में आप तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखें फुफ्फुस या फेफड़े, यहाँ पर जो संवहन तंत्र है उसके संबंध में यह चार्ट दिया गया है, इसे आप देख लें। शरीर के अंग हैं प्रमुख धमनी, महाधमनी, बी ऑक्सीजनीकृत रुधिर, प्रमुख सिरा, महासिरा, बी ऑक्सीजनीकृत रुधिर। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए यह रेखा चित्र है। बीच में हृदय है, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। फुफ्फुसीय सिरा बी ऑक्सीजनीकृत रुधिर का संवहन करती है और फुफ्फुसीय धमनी बी ऑक्सीजनीकृत रुधिर का संवहन करती है। इस प्रकार से फेफड़ों में शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त को शुद्ध किया जाता है और पुनः हृदय में भेजा जाता है। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है, इसलिए आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है। यहाँ आप देखें हृदय का सरल चित्र दिया गया है। महाधमनी है। मानव हृदय के अनुपस्थ काट आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 भागों में बटा होता है। 2 आलिंद, 2 निलय, बायां निलय, दायां निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद। शरीर के निचले भाग से महासिरा यहाँ पर निकलती है, शरीर के ऊपरी भाग से महासिरा निकलती है। फुफ्फुस धमनियाँ और फुफ्फुस सिराएं इस प्रकार से होती हैं। हृदय में उपस्थित बाल्ब रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। अब लसिका एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है। पादपों में परिवहन जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम क्या होते हैं? पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। अर्थात जाइलम जल और खनिज लवणों का वहन करता है और फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का संवहन पौधे के विभिन्न भागों तक करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश करता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है।
जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के ऊपरीमुखी गति में सहायक होता है। पौधों में ताप नियमन में भी सहायक होता है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में किस प्रकार से होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वाहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फिलोएम ऊतक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में परिमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फिलोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है अतः सुक्रोज फिलोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। अब मानव में उत्सर्जन तंत्र, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोश के जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। यहाँ मानव उत्सर्जन तंत्र का आप चित्र भी देख रहे हैं, तो यह चित्र भी आप तैयार कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य या हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना है। वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वृक्काणु कहलाती है। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। जो नेफ्रॉन है उसके मुख्य भाग इस प्रकार से हैं: कोशिका गुच्छ, बोमन संपुट, नलिकाकार भाग और संग्राहक वाहिनी। वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया विधि भी यहाँ पर दी गई है, इसे आप देख लें। वृक्काणु की संरचना भी यहाँ पर दी गई है। कोशिका गुच्छ निस्यंदन, वर्णात्मक पुनः अवशोषण, नलिका श्रावण, यह कार्य नेफ्रॉन द्वारा किए जाते हैं, इन्हें भी आप विस्तार से समझें। कृत्रिम वृक्क क्या होते हैं? कृत्रिम वृक्क या अपोहन, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। अब पादप में उत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोश के रिक्तिका में संचित होते रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा जैव प्रक्रम से संबंधित जो कुछ क्रियाएं हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन से कार्य होते हैं, उन्हें हमने देखा। आप भी इन्हें देखें और परीक्षा हेतु तैयार करें। यह तिमाही का कोर्स में यह सम्मिलित है अध्याय, तो इसे अभी आप तैयार कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने नोट्स देखे, इन्हें आप अवश्य तैयार करें। विश्वास है कि यह अध्याय आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ गया होगा। अन्य अध्यायों को इसी प्रकार से नोट्स आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट अवश्य करते रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अन्य साथियों में से शेयर भी करें ताकि उन्हें भी मदद प्राप्त हो सके। शिक्षक भी यदि इस वीडियो को प्राप्त करते हैं तो अपने छात्रों में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।